नमस्कार। आम आदमी पार्टी के प्रणेता अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं, मैं अदालत नहीं जाऊंगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कहती है, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। आप देख रहे हैं द फोर्थ चैनल और मैं हूं उमाशंकर अग्रवाल। प्रश्न उठता है कि जब आप चुनाव हार गई हैं और बुरी तरह से हार गई हैं, तो फिर इस्तीफा क्यों नहीं देंगी। प्रश्न यह भी उठता है कि आम आदमी पार्टी के प्रणेता अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि मैं अदालत नहीं जाऊंगा। क्यों भाई, आप अदालत क्यों नहीं जाएंगे? आपके मन मर्जी का ये विषय नहीं है। आपके ऊपर में केस चल रहा है भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अंतर्गत। आपकी इच्छा पर निर्भर नहीं है कि आप अदालत जाएं या न जाएं। आपको अदालत जाना ही होगा। यहाँ हम आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि संवैधानिक पदों पर रहते हुए, मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए और बरसों इस पद पर आसीन रहकर अब आप वह बात कर रहे हैं जो संवैधानिक नहीं है। क्यों कर रहे हैं आप ये बात? क्योंकि आप इस देश में एक अराजक स्थिति को जन्म देना चाहते हैं। जैन जी के द्वारा किया गया आंदोलन, जिसने नेपाल में सत्ता परिवर्तित कर दिया, कुछ ऐसी ही अभिलाषा को लिए हुए राहुल गांधी ने भी इस देश में वही स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश की थी। उसी कोशिश के अगले चरण में अदालत नहीं जाना, इस्तीफा नहीं दूंगी, यह बात कही जा रही है। बात कही गई, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण यह है कि जब ये बातें कही गई देश के सामने, तब इनके समर्थित जितने भी दल हैं, इनके समर्थित जितने भी नेतागण हैं, जितने भी इनके मित्र हैं, जो बात बात पर बतंगड़ खड़ा कर दिया करते थे, वे सब एकदम चुप हैं, एकदम मौन हैं। क्यों विरोध नहीं किया इन्होंने? क्योंकि जिस अराजक स्थिति को जन्म देने के लिए ये बातें कही गई, अराजक स्थिति को जन्म देने के लिए का अभिप्राय क्या है? अराजक स्थिति को जन्म देने का अभिप्राय यह है कि जब ये इतनी बड़ी बात कहते हैं इस देश में, जो कि संविधान के बिल्कुल विपरीत है, तब इनकी आशा और अपेक्षा ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा समाचार चैनलों में, समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया में इस बात का भरपूर प्रचार हो और लोगों में एक आंदोलन पैदा करने का प्रयास किया जाए, वैचारिक आंदोलन। इस वैचारिक आंदोलन की पृष्ठभूमि में ही वह कारण है और यह प्रयास इन्होंने किया। और अभी ममता बनर्जी जी ने इस्तीफा नहीं दूंगी करके उसमें एक और कदम आगे बढ़ाया है। प्रश्न यह उठता है कि वो विरोधी दल जो बीजेपी के विरोधी पक्ष में है, जो थोड़ी थोड़ी बात के अंदर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तीखी से तीखी आलोचना करने से चूकते नहीं हैं, क्यों चुप हैं इस विषय में? इसका अर्थ ये हुआ कि जिस कुविचारों की क्रांति करने का प्रयास इन लोगों ने किया है, इस प्रयास में वे भी पूरी तरह से सम्मिलित हैं। वे भी चाहते हैं कि देश में एक ऐसी अराजक स्थिति पैदा हो जाए
जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी और उनके साथ जो उनके सहयोगी दल हैं, इनकी सत्ता किसी तरह से हटाई जा सके। इनकी सत्ता हटेगी तब ये लोग सत्ता पर आसीन होने का अवसर पा सकेंगे। हमारा ये कहना है इस विषय में कि यदि आपको सत्ता पाना है तो तुष्टीकरण की राजनीति आप छोड़ें। तुष्टीकरण की राजनीति के साथ आप ऐसी अनर्गल विचारधारा का मौन समर्थन करना भी छोड़ें और देश के सामने आए, अपने रचनात्मक कार्यक्रमों को लेके आए। आप रचनात्मक कार्यक्रमों के द्वारा देश की जनता का हृदय जीतने का प्रयास करें, तब तो ये चीज़ सत्ता में आपको लाने के लिए सहायक सिद्ध हो सकती है। अन्यथा जो परिणाम अभी पश्चिम बंगाल में देश की जनता ने देखा, अखिलेश यादव जी को ये समझ लेना चाहिए कि वही परिणाम 2027 में आपके उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे। आपको इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए कि लोकसभा की 35-36 सीटें आपने यूपी में जीती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि समाजवादी पार्टी के इतिहास में इतनी लंबी विजय कभी प्राप्त नहीं हुई, किंतु ये समय और उस काल का परिणाम था जो उनको ये सब प्राप्त हुई ये सीटें। किंतु 2027 में इसकी पुनरावृत्ति होगी, इसकी कल्पना भी नहीं करना चाहिए। आज देश का वह हिंदू वर्ग जिसके विभाजन के आप सब लोग जिम्मेदार हैं, ये विरोधी पक्ष के नेता जिसके विभाजन के जिम्मेदार हैं, जिस विभाजन का दायित्व जिनके ऊपर में है, उन्होंने छोटी छोटी जातियों में हिंदू समाज को बांटने का प्रयास किया। छोटी छोटी जातियों में समाजवादी पार्टी कभी कहती है कि MY समीकरण, कभी DY समीकरण, कभी किसी प्रकार का समीकरण। ये समीकरण आप बनाकर सिर्फ यही तो सिद्ध करना चाहते हैं कि हिंदू समाज बंट जाए, बटा रहे। लेकिन सनातन धर्म के मानने वाले जो ये जानते हैं कि ईसाई और मुसलमानों को छोड़कर इस देश की जितनी भी जातियां हैं वो इस भारत भूमि की उपज है। वे सब भारतीय हैं। भारतीय होने के कारण ही वे सनातनी हैं। यदि ये जातियां ये मानती है कि हम सनातनी नहीं हैं, हिंदू नहीं हैं, किंतु उन्हें ये तो मानना ही होगा कि वे भारतीय हैं। उनकी परंपरा भारत भूमि की उपज से ही है, ये तो उन्हें मानना ही होगा। और यही चीज़ पश्चिम बंगाल के हिंदू समाज के समझ में आई और इस समझ का जो परिणाम अभी हमने देखा वो ये देखा कि एक ऐतिहासिक पदार्पण हुआ है सनातन की जीत का बंगाल में। इसके पश्चात और क्या ऐसी स्थितियां आ सकती हैं, जरा विचार करेंगे आज कि उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं, फिर पंजाब में चुनाव हैं, और आश्चर्यजनक बात तो यह है कि जहाँ जहाँ पर भी भाजपा समर्थित सरकारों के मुख्यमंत्री नहीं हैं या राज्य सरकारों में शासन व्यवस्था उन्होंने नहीं संभाली है, उन राज्यों के मुख्यमंत्री टीवी के ऊपर आकर जो बातें करते हैं उससे तो बच्चों को भी आश्चर्य होता है कि इतने विद्वान लोग किस स्तर की बात कर रहे हैं, किस स्तर की बात करते हैं ये लोग। बच्चों को भी आश्चर्य होता है और लोग आश्चर्य से उनके मुख को देखते हैं कि ये इनके मुंह से निकल कैसे रही बात। उनके चेहरे के हाव भाव को देखते हैं, उनकी आंखों को देखते हैं कि ये बोल किस तरह से रहे। देश विरोधी बात इतनी सहजता से आप लोग बोल पाते हैं।
कैसे संभव है ये? ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। आज के इस एपिसोड में हम मात्र एक निवेदन ये करना चाहते हैं कि देश की जनता को सजग, सतर्क और सावधान होना होगा ऐसे वक्तव्यों से कि मैं अदालत में नहीं उपस्थित होऊंगा, मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगी, और इसी प्रकार के जो वक्तव्य होते हैं जो इस देश के अंदर में एक अराजक स्थिति के जन्म देने का कारण बन सकते हैं। देश की जनता को इन कारणों के प्रति सजग होना होगा और देश की जनता को उन नेताओं के पास अपना संदेश भेजना होगा, चाहे समाचार पत्र के माध्यम से आप अपना वक्तव्य दें, चाहे पत्र लिखें, चाहे व्हाट्सएप करें, चाहे मैसेज करें, किंतु इनको भेजें कि आप लोग देश विरोधी बातें करना बंद करें, आप लोग संविधान के विरोध में की जाने वाली बातें बंद करें। और अगर ऐसा नहीं करेंगे आप लोग तो जनता आपका समर्थन कभी नहीं करेगी। यही हमारा आज के इस छोटे से एपिसोड का कारण है। आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा और हम आपसे अत्यंत विनम्र अनुरोध करते हैं कि आप हमारे एपिसोड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही साथ चैनल को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।